नमस्कार बच्चों। आज हम दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने लगा, वैसे वैसे पूरे यूरोप में एक क्रांतिकारी लहर उठी, जिसने पुराने राजघरानों और तानाशाही राज व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंका। इसकी शुरुआत मार्च 1917 में रूस की क्रांति से हुई, जब वहाँ के सम्राट और जार निकोलस को अपनी गद्दी त्यागनी पड़ी। धीरे धीरे यह लहर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की आदि के राजघरानाओं के धराशायी कर गई। रूस में अक्टूबर 1917 को एक और क्रांति हुई, जिसके द्वारा वहाँ साम्यवादियों की सरकार बनी। अन्य देशों में साम्यवादी या समाजवादी सरकारें तो नहीं बनी, मगर वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। जर्मनी में वाइमन नामक जगह पर इस संविधान की रूपरेखा बनी थी, इसलिए इसे वाइमन संविधान कहा गया। वाइमन संविधान लागू हुआ, जिसके तहत हर वयस्क महिला व पुरुष, अमीर और गरीब सबको चुनाव लड़ने व वोट डालने का अधिकार मिला। लेकिन वाइमर गणतंत्र लगातार तनाव से ग्रसित था, क्योंकि एक तरफ उस पर विजयी देशों का दबाव था कि वह वर्साई संधि की शर्तों को पूरा करें, और वह दूसरी ओर जर्मन लोगों में उसके खिलाफ ज़बरदस्त गुस्सा उफन रहा था। तुर्की में पुराने ओटोमान सुल्तानों, जो अपने आप को मुसलमानों के खलीफा मानते थे, के राज्य की जगह मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में 29 अक्टूबर 1939 को एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शासन स्थापित हुआ। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क धर्मनिरपेक्ष शासन स्थापित हुआ और औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। इस्लामिक धार्मिक कानून की जगह लोकतांत्रिक कानून लागू किया गया और धार्मिक मदरसों की जगह सभी बालक बालिकाओं के लिए आधुनिक स्कूल व्यवस्था स्थापित की गई। इस प्रकार तुर्की एक इस्लामिक साम्राज्य न रहा और एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित होने लगा। सन 1929 में विश्व भर में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ, जिसके कारण विश्व के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ी। जर्मनी में इस मंदी और वर्साई संधि के तहत हो रही हानि के कारण आर्थिक संकट गहराया। लोगों में अपनी सरकार के प्रति आक्रोश पैदा होने लगा। इसका फायदा उठाकर हिटलर और उसकी नाजी पार्टी सत्ता में आई और तेजी से विपक्षी दलों व मजदूर संगठनों का क्रूरता के साथ दमन किया और साथ ही यहूदियों के खिलाफ एक भयानक अभियान छेड़ा। धीरे धीरे हिटलर वर्साई संधि की शर्तों का उल्लंघन करता गया और युद्ध के माध्यम से विश्व पर आधिपत्य जमाने की तैयारियां शुरू कर दी। उन्हीं दिनों ब्रिटेन और अमेरिका में एक नए तरह के राज्य की अवधारणा विकसित हुई, जिसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं। इसमें माना गया कि राज्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर चले, नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा हो और साथ में राज्य लोक कल्याण को अपनी प्रमुख जिम्मेदारी माने। रूसी क्रांति। युद्ध के पूर्व में रूस। सन 1914 तक रूस एक विशाल साम्राज्य बन चुका था, जो यूरोप और एशिया महाद्वीपों के बीच फैला हुआ था। इसमें अनगिनत भाषा, धर्म और जातीयता के लोग अलग अलग भागों में रहते थे, जिन पर रूसी शासकों की हुकूमत थी। इस साम्राज्य में सत्ता अभिजात्य भूस्वामियों के हाथ में थी, जिनका नेतृत्व वहाँ का निरंकुश शासक जार निकोलस द्वितीय करता था। जार निकोलस द्वितीय वह रोमानोवा वंश का था। साम्राज्य के अधिकांश अधिकारी भूस्वामी ही थे। सन 1861 तक रूस में कृषकों को अर्धदास सर्फ के रूप में रखा गया था। अर्धदास अर्थात सर्फ किसान जमीन से बंधे थे और वे बिना भूस्वामी की आज्ञा के दूसरे काम धंधे नहीं कर सकते थे या गांव छोड़कर नहीं जा सकते थे। जब भूस्वामी अपनी ज़मीन किसी को बेचता था या देता था, तब ज़मीन के साथ किसानों को भी हस्तांतरित करता था। 1861 में जार की एक घोषणा के द्वारा किसानों को इस प्रथा से मुक्ति तो मिली, मगर अब भी ज़मीन भूस्वामियों के पास ही थी।
और किसान को यह ज़मीन उचित किराए पर मिलती थी। जार की पहल पर भूस्वामी ने कुछ ज़मीन किसानों को दी, मगर इसके लिए किसानों को बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी। आजीविका की खोज में कई किसान शहरों में बने कारखानों में मजदूरी करने गए और कई किसान जार की सेना में भर्ती हुए। इस तरह रूस में किसानों, मजदूरों व सैनिकों के बीच एक गहरा संबंध बना। रूसी किसान परिवार 1900 के आसपास उद्योग और मजदूर। 1880 के बाद रूसी शासक आधुनिक उद्योगों के महत्व को समझने लगे, क्योंकि वे अपनी सेना के लिए आधुनिक हथियार व रेल मार्ग चाहते थे जो बड़े कारखानों में ही बनते थे। अतः जारशाही राज्य ने रूस में उद्योगों को लगाने की पहल की। ब्रिटेन या फ्रांस में जहां मध्यम वर्ग के धनी व्यापारी आदि छोटे उद्योग लगाते थे, रूस में राज्य ने विदेशी निवेशकों को बड़े कारखाने लगाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें कई रियायतें दी। इसी कारण रूस का औद्योगिकरण भी अभिजात्य राज्य के नियंत्रण में ही रहा और वहाँ एक स्वतंत्र मध्यम वर्ग या शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग का विकास नहीं हो सका। लेकिन बढ़ते औद्योगिकरण के साथ साथ शहरीकरण भी हुआ। वहीं बड़ी संख्या में औद्योगिक मजदूर रहने लगे, जिन्हें बहुत ही कम वेतन पर दयनीय हालातों पर काम करना पड़ता था। रूस में जो कारखाने बने ये बहुत बड़े थे, जिनमें हजारों मजदूर एक साथ काम करते थे। इसी कारण मजदूरों में आपस में संगठन बनाने और अपनी मांगों के लिए एक साथ लड़ने की क्षमता बनी। ज़्यादातर मजदूर गांव के किसान परिवारों से थे और इस कारण गांव की समस्याओं से गहरे रूप से जुड़े हुए थे। रूस के एक पुराने कारखाने की अंदर का दृश्य। सन 1905 की घटनाएं। सन 1905 में रूस और जापान का युद्ध हुआ, जिसमें रूस इस छोटे एशियाई देश से हार गया। इस कारण जार का दबदबा कमज़ोर हुआ। उसी समय रूस के विभिन्न शहरों में मजदूर अपने काम के हालातों के विरुद्ध और लोकतंत्र के लिए हड़ताल करने लगे। जब पीटर्सबर्ग शहर राजधानी में मजदूर शांतिपूर्वक जुलूस निकालकर जार के महल के सामने अपनी गुहार सुनाने के लिए इकट्ठा हुआ तो उन पर गोली चलाई गई और 1000 से अधिक लोग मारे गए। इससे क्रुद्ध होकर पूरे रूस में विरोध प्रदर्शन हुए। उनको देखते हुए जार ने कई राजनीतिक सुधारों की घोषणा की। रूस में भी चुनी हुई संसद, जिसे डूमा कहा गया, की स्थापना हुई। लेकिन चुनाव एक जटिल अप्रत्यक्ष तरीके से होता था, ताकि डूमा में अधिकतर संपत्ति वाले ही पहुँचे। जार डूमा के किसी भी प्रस्ताव को ठुकरा सकता था। इसका अधिवेशन भी जार अपनी सुविधानुसार बुलाता था। इस घोषणा के साथ ही बहुत क्रूर तरीकों से आंदोलन को दबाया गया, जिससे चलते 10,000 से अधिक लोग मारे गए और 75,000 से अधिक लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया या घोर ठंडी जगह साइबेरिया में काला पानी की सज़ा दी गई। युद्ध और सन 1917 की क्रांतियाँ। दमन चक्र और सीमित सुधार के चलते कुछ वर्ष शांति बनी रही, मगर सन 1912 के बाद फिर से मजदूरों की हड़ताल और किसानों के विद्रोह शुरू हो गए। इसी बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में रूस सम्मिलित हुआ। इसके तुरंत बाद रूस में भी देशभक्ति की लहर उठी और लोग जार का समर्थन करने लगे। लेकिन 2 वर्षों के अंदर लगातार हार और युद्ध की विभीषिका सहते हुए रूस के सैनिक, मजदूर और किसान थक गए। चारों ओर जमीन, रोटी और शांति की मांग उठने लगी। फरवरी 1917 में रूस की महिलाओं का एक प्रदर्शन। ये महिलाएं खुश दिख रही हैं। वे किस बात से खुश हो रही होंगी, इस चित्र में आप देख सकते हैं। यह एक हड़ताल है जो सन 1917 की घटना में से एक है। हर कारखाने में मजदूरों की सभाएं हुई।
जिनमें उन्होंने रूस के हालातों पर चर्चा की और अपने प्रतिनिधि चुनकर शहर में मजदूर सभा गठित करने के लिए भेज दिया। इन सभाओं को सोवियत अर्थात पंचायत जैसा एक रूसी शब्द सोवियत कहा जाता था। कारखानों के सोवियतों ने कारखानों का संचालन मालिकों से अपने हाथ में ले लिया। वे खुद निर्णय लेते थे और उनका क्रियान्वयन करते थे। उनके प्रतिनिधियों से अपेक्षा थी कि वे सोवियत सदस्यों के विचारों के अनुरूप शहर सोवियत के कारखानों में काम करें, अन्यथा उन्हें बदलकर किसी और को प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता था। सन 1917 में एक कारखाने में सोवियत की बैठक। मार्च 1917 में पेट्रोग्राड सोवियत की बैठक। यह मजदूर संगठनों की बैठक है। जार निकोलस का गद्दी छोड़ना। पेट्रोग्राड सोवियत और वहां के जन सामान्य के आक्रोश को देखते हुए डूमा ने जार से आग्रह किया कि वह गद्दी छोड़ दे और डूमा को नया मंत्रिमंडल गठित करने की अनुमति दे। जार की सेना में भी विद्रोह फैल गया, जिसे देखते हुए जार ने 2 मार्च 1917 को गद्दी त्याग दी। इस घटना को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। लेनिन और अक्टूबर क्रांति। इस बीच यह स्पष्ट हो रहा था कि ऐसे सरकार युद्ध जारी रखना चाहती है और वह जमीन के वितरण को लेकर गंभीर नहीं है। न ही वह कालाबाजारी पर रोक लगा पाई और न ही सबको रोटी उपलब्ध करा पा रही थी। विभिन्न बहाने बनाकर वह संविधान सभा का गठन भी नहीं कर पा रही थी। इस बीच साम्यवादी व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व वाली बोल्शेविक पार्टी ने मजदूरों व सैनिकों के बीच आईएसआई सरकार के विरुद्ध प्रचार किया और उन्हें उसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया। लेनिन का मानना था कि मध्यम वर्ग रूस में कमज़ोर होने के कारण वह लोकतांत्रिक स्थापित नहीं कर पाएगा और न ही वह किसानों को ज़मीन दिलवाएगा। इसलिए सोवियत, जिनके पास वास्तविक शक्ति थी, को सत्ता हथियार लेना चाहिए और इसका नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी को करना चाहिए। शुरू में मजदूर व सैनिक उनके पक्ष में नहीं थे, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया और आईएसआई सरकार की कमजोरियां उजागर हुई तथा युद्ध में हार का सामना करना पड़ रहा था, तो वे बोल्शेविक के विचारों को अपनाने लगे। साम्यवादी पार्टी के नेता व्लादिमीर लेनिन, जिन्होंने अपने नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी की स्थापना की। अक्टूबर 1917 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में पेट्रोग्राड सोवियत ने अस्थायी सरकार को हटाकर क्रांतिकारी सरकार का गठन किया। अगले दिन पूरे रूस में सोवियतों की सभा में लेनिन ने नई सरकार की घोषणा की और 2 महत्वपूर्ण ऐलान किए। पहला, शांति संबंधित ऐलान, जिसमें युद्ध विराम और लोकतांत्रिक शांति की अपील की गई, और दूसरा, जमीन संबंधित ऐलान, जिसमें भूस्वामियों की जमीन का राष्ट्रीयकरण और किसानों को जमीन वितरण का निर्णय था। सन 1918 से 1922 के बीच रूस के पुराने भूस्वामी और सेनापतियों ने नई सरकार के विरुद्ध गृह युद्ध छेड़ा और उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों का समर्थन भी मिला। इन देशों की सरकारें यूरोप में साम्यवादी विचारों के फैलने से घबराई हुई थी, लेकिन 1922 तक रूस की सरकार उन्हें हरा पाई। इसी बीच पुराने साम्राज्य के कई हिस्से जो स्वतंत्र हुए थे, अब रूस के साथ हो लिए और यूएसएआर सोवियत समाजवादी देशों का संघ की स्थापना हुई। स्टालिन लेनिन। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद जोसेफ स्टालिन ने नेतृत्व संभाली और कुछ ही वर्षों में वह साम्यवादी पार्टी और सोवियत रूस का सर्वशक्तिमान नेता बना। नेतृत्व संभालते ही उसकी नीतियों का विरोध करने वाले कई नेताओं को मार डाला गया। स्टालिन 1953 में अपनी मृत्यु तक सोवियत साम्यवादी पार्टी और सोवियत संघ का तानाशाह बना रहा। 1917 में एक सभा को संबोधित करते हुए वी.आई. लेनिन
औद्योगिकरण। क्रांति के बाद रूस में सारे बैंकों, कारखानों व खदानों को शासकीय संपत्ति घोषित किया गया और निजी संपत्ति खत्म की गई थी। अब इनका संचालन राज्य द्वारा किया जाने लगा। 1924 के बाद सोवियत रूस के सामने आर्थिक विकास और औद्योगिकरण की चुनौती थी। युद्ध, क्रांति और गृह युद्ध के ध्वस्त आर्थिक व्यवस्था को विकास की पटरी पर लाना था। 1928 से सोवियत रूस में नियोजित विकास की शुरुआत हुई, जिसे औद्योगिकरण पर विशेष जोर था। रूस के औद्योगिकरण का एक दृश्य। मैग्निटागर्सन नामक जगह पर इस्पात कारखाना लगाना। लगभग 1936 का यह तस्वीर है। औद्योगिकरण, रूस में औद्योगिकरण। कृषि का सामूहिकरण। 1917 के बाद भूस्वामियों की जमीन किसानों के बीच वितरित होने से अधिकांश कृषक मध्यम दर्जे के किसान बन गए और कुछ बड़े किसान भी थे, लेकिन खेती के तरीके अभी भी पारंपरिक थे और उत्पादन कम था। इस बात को देखते हुए स्टालिन ने कृषि क्षेत्र में भारी बदलाव लाने की पहल की। इसके तहत किसानों से कहा गया कि वे अपने अपने खेतों को मिलाकर विशाल सामूहिक फार्म बनाएं, ताकि बड़े पैमाने में खेती की जा सके और खेतों में मशीनों व अन्य आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जा सके। इस जोर जबरदस्ती के कारण कुछ वर्ष की कृषि संकटग्रस्त रही। फलस्वरूप 1932-34 के बीच भीषण अकाल पड़ा और लाखों लोग भूखमरी के कारण मरे। लेकिन 1936 तक कृषि सामूहिकरण पूरा हुआ और रूस में निजी खेती लगभग समाप्त हो गई। 1937 के बाद कृषि का तेजी से विकास हुआ और वह औद्योगिकरण का फायदा उठाते हुए अपनी उत्पादकता को तेजी से बढ़ा सका। भीषण आर्थिक मंदी और कल्याणकारी सरकार। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह आशा की गई थी कि सभी देशों में तेजी से आर्थिक विकास होगा और 1919 के बाद ऐसा हुआ भी। लेकिन यह विकास 1923 के बाद कुछ थम सा गया और 1929 में पूरी पूंजीवादी दुनिया में भीषण आर्थिक मंदी आई, जो 1933 तक यानी 4 साल तक बनी रही। हालांकि इसके बाद फिर विकास का दौर शुरू हुआ, लेकिन 1939 तक मंदी का असर बना रहा। आर्थिक मंदी यानी क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा एक जैसा विकास नहीं होता। इसमें लगातार तेजी और मंदी के दौर एक के बाद एक आते रहते हैं। तेजी के समय पूंजी का निवेश बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, मजदूरों को काम और वेतन भी अधिक मिलता है। इसी कारण वे अधिक चीज़ें खरीद पाते हैं और चीज़ों की मांग और कीमतें बढ़ती हैं। इस कारण और अधिक पूंजी निवेश होता है। इस तरह तेजी का चक्र चलते रहता है। इस खुशनुमा दौर के अंत में अक्सर चीज़ों का अत्यधिक उत्पादन हो जाता है और वे बिक नहीं पाती और माल की कीमत कम होने लगती है। जब ऐसी परिस्थिति में कोई अप्रत्याशित आर्थिक घटना घटती है तो लोगों का विश्वास डगमगा जाता है और मंदी का खराब वातावरण बढ़ जाता है और मंदी का खतरा बढ़ जाता है। पूंजीपति उत्पादन कम कर देते हैं, जिससे मजदूरों को काम कम मिलता है और वे बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। अब वे और कम सामान खरीद पाते हैं। इसके चलते मंदी और गहरा जाती है। आमतौर पर आर्थिक मंदी का असर कम समय के लिए रहता है और फिर से तेजी की आशा रहती है। लेकिन 1929 की मंदी का असर कई साल तक रहा और पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। 1929 की आर्थिक मंदी। एक बेरोजगार परिवार और चिंताकुल माँ। बेरोजगारों की दशा को चित्रित करने वाला यह एक प्रसिद्ध फोटो है। अमेरिका के संकट ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया? इन दिनों अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक देश था
वह दुनिया का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश था और ब्रिटेन के बाद सबसे बड़ा आयात करने वाला देश था। वह युद्ध से उभर रहे यूरोप का सबसे बड़ा कर्जदाता और निवेशक था। फलस्वरूप पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का ताना बाना अमेरिका पर निर्भर था। आपने आर्थिक संकट के कारण अमेरिका ने जर्मनी, ब्रिटेन आदि को उधार देना कम कर दिया। अपनी कृषि और उद्योगों को बचाने के लिए अमेरिका ने दूसरे देशों से आयात कम कर दिया। 1930 से देखते देखते अमेरिका का संकट पूरे विश्व पर छा गया, विशेषकर उन सभी देशों पर जो आपस में व्यापार और निवेश से बंधे हुए थे। 1929 से 1933 के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 60% कम हो गया। दुनिया भर के किसान जो व्यापारिक फसल उगाते थे बर्बाद हो गए, क्योंकि उनकी उपज के लिए कोई खरीदार नहीं रहे। अमेरिका और अन्य कई देशों के किसान अपनी ज़मीन बेचकर शहरों की तरफ कूच कर गए, लेकिन शहरों में भी कोई काम नहीं था। ब्रिटेन में 23% लोग बेरोजगार थे, जबकि जर्मनी में 44% लोगों के पास काम नहीं था। भीषण मंदी का प्रभाव सोवियत संघ रूस पर सबसे कम पड़ा और वहाँ उसी समय प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत तेज़ी से औद्योगिक विकास हो रहा था। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला यह कि रूस उन दिनों विश्व आर्थिक व्यवस्था से बहुत कम जुड़ा था और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर था। इसी कारण विश्व बाजार की मंदी का उस पर प्रभाव नहीं था। दूसरा कारण यह था कि रूस में समाजवादी सिद्धांतों के अनुसार सरकार की केंद्रीय योजना के अनुरूप आर्थिक विकास किया जा रहा था, जिससे बाजार के उतार चढ़ाव का कोई दूरगामी असर नहीं था। लोगों के आंदोलन और शासन की पहल। 1929 की भीषण मंदी के कारण जगह जगह त्रस्त लोगों के आंदोलन हुए और बहुत तेज़ी से लोगों का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से मोह भंग हुआ। भारत जैसे उपनिवेशों में भी सरकार के विरुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो गई। इसी समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में व्यापक असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ऐसे आंदोलनों के दबाव के कारण सरकारों व अर्थशास्त्रियों ने पुराने सिद्धांतों की जगह नए सिद्धांत विकसित किए। पहले यह माना जाता था कि सरकारों को अर्थव्यवस्था में दखल नहीं देनी चाहिए और उसे अनियंत्रित बाजार पर छोड़ देना चाहिए। अब सभी यह स्वीकार करने लगे कि सरकारों को हस्तक्षेप करना चाहिए और अपने देश के उद्योग और कृषि के हितों की रक्षा के विदेशों से आयात को नियंत्रित करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर किसानों को अनुदान और मजदूरों को रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 1933 में अमेरिका का नया राष्ट्रपति बना। उसने न्यू डील की घोषणा की, जिसमें आर्थिक मंदी से ग्रसित लोगों को राहत, वित्तीय संस्थाओं में सुधार तथा शासकीय निर्माण कार्य द्वारा आर्थिक स्थिति को सुधारने का वचन दिया गया। इसका वास्तविक असर द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने के साथ 1939 के बाद आया, जब सरकार पर युद्ध के हथियार बनाने तथा सेना की जिम्मेदारी आई। इससे कारखानों में उत्पादन बढ़ा और कृषि सामग्रियों की मांग भी बढ़ गई। इस दौरान अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत सभी सेवानिवृत्त वृद्धों के लिए एक पेंशन योजना बनाई गई। बेरोजगारी बीमा तथा विकलांगों और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई। फ्रांसिस्को रूजवेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति सन 1933 से 1945। वास्तव में भीषण मंदी सन 1939 में समाप्त हुई, जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। सभी देश की सरकारें ने युद्ध सामग्री की मांग की और उसके लिए पूंजी की व्यवस्था भी की। इन उद्योगों में बहुत लोगों को रोजगार मिला, साथ ही लाखों को सेना में भी भर्ती किया गया। इस प्रकार ये देश मंदी के असर से उबर पाए।